पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन पेंक्रियाज और दूसरा होता है एक्सोक्राइन पेंक्रियाज। ठीक है, एंडोक्राइन पेंक्रियाज के 4 सेल्स होते हैं और एक्सोक्राइन पेंक्रियाज के 2 सेल्स होते हैं। अगर आप ये देखो तो ये पेंक्रियाज है, ठीक है। इस पेंक्रियाज के अंदर कुछ एंडोक्राइन सेल्स हैं एंड दीज आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। अल्फा सेल्स होते हैं जो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागॉन आपको पता है ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है। बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। देन गैमा सेल्स सोमैटोस्टेटिन प्रोड्यूस करती है। स्टेटिन आपको पता है कि ये हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागॉन को इनहिबिट करेगा। स्टेटिन का बेसिकली मतलब होता है इनहिबिटरी, तो यहाँ पे ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को इनहिबिट करेगा। ठीक है, देन पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये हमारे पास इंटेस्टाइन के ऊपर एक्ट करता है और ये इंटेस्टाइन के एंजाइम्स को इंक्रीज़ करता है और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कम करता है। ठीक है, देन एक्सोक्राइन पेंक्रियाज की 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ D1 सेल। D1 सेल VIP प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आपने VIP को कैसे याद रखना है, इसका फंक्शन दैट इज़ वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड। तो ये एक्टिवेट करता है इंटेस्टाइन को और जब भी इंटेस्टाइन एक्टिवेट होती है तो आपको पता है डायरिया होता है। इसके अलावा ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है। देन एंटेरोक्रोमैटिन सेल्स सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ मेलाइटस इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स विच इज़ ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होती हैं उनको हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ का जो मेन इफ़ेक्ट है वो 4 ऑर्गन्स के ऊपर होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। डायबिटीज़ का मेन इफ़ेक्ट किडनीज़ पे होता है, आइज़ पे होता है, ब्लड वेसल्स पे और नर्व्स पे। तो किडनीज़ पे जब इफ़ेक्ट होगा तो इट कॉजेज़ एंड स्टेज रीनल फेलियर। आइज़ पे होगा तो इट कॉजेज़ ब्लाइंडनेस। ब्लड वेसल्स पे होगा तो लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन होगी और नर्व्स पे होगा तो नर्व्स की सेंसेशंस डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने इसका क्राइटेरिया आपको कुछ पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का सबसे पहले तो आपको नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए, दैट इज़ 70 to 120 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल है इट इज़ 70 to 120 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। अब हम प्री डायबिटिक और डायबिटिक केसेस को किस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं ना, प्री डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो उनका फास्टिंग ग्लूकोज पता होनी चाहिए। फास्टिंग ग्लूकोज के लिए 8 आवर्स फास्टिंग ज़रूरी होती है। ठीक है, तो फास्टिंग ग्लूकोज उनकी 100 से 125 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होनी चाहिए। देन 2 आवर्स जो हमारे पास ओरल टॉलरेंस ग्लूकोज टेस्ट है उसके अंदर हमने 75 ग्राम्स ग्लूकोज देनी है और उसके 2 आवर्स के बाद अगर हम ग्लूकोज चेक करें तो उसका लेवल हमारे पास 140 से 199 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये एक टेस्ट है जो डायबिटीज़ और ग्लूकोज के लेवल को मेजर करता है। इसके अंदर हम ग्लूकोज देते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग बाद में फिर ग्लूकोज के लेवल को मेजर करते हैं। पहले हम ग्लूकोज देते हैं फिर उसके लेवल को मेजर करते हैं। अगर पेशेंट प्री डायबिटिक है तो उसमें जो ओरल टॉलरेंस ग्लूकोज टेस्ट है उसमें ग्लूकोज का लेवल ये होना चाहिए। इसके अलावा जो HbA1c है उसका लेवल हमारे पास 5.7 to 6.4% होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक तरह की हीमोग्लोबिन है। जो ग्लूकोज है उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकती है। तो यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर HbA1c का लेवल भी बढ़ता है, लेकिन अगर वो 5.7 से 6.4 के दरमियान है तो दीज पेशेंट्स आर प्री डायबिटिक। तो ये क्राइटेरिया आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास प्री डायबिटिक पेशेंट्स के फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, ओरल टॉलरेंस ग्लूकोज टेस्ट में ग्लूकोज का लेवल और HbA1c का ये लेवल होता है। देन हमारे पास जो हमारे पास है ना डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल उनमें
कितना होता है, 126 से ज़्यादा होता है, ठीक है। 126 से ज़्यादा होता है फास्टिंग। अगर 8 आवर्स फास्टिंग एक पेशेंट ने की है, स्टिल उसका ग्लूकोज लेवल 126 है। उनका हमारे पास ओरल टॉलरेंस ग्लूकोज टेस्ट में हमारे पास उनका जो लेवल है वो 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा, और जो HbA1c का लेवल है वो हमारे पास कितना होगा, 6.5% से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 6.5% भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं डायबिटिक और प्री डायबिटिक पेशेंट्स के। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ज़रूर आने चाहिए। बुक में इस तरह से ये दिए हुए हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, और ये हमारे पास प्री डायबिटिक पेशेंट्स का और ये डायबिटिक पेशेंट्स का। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे रैंडम ग्लूकोज भी है। अब फास्टिंग और रैंडम में फ़र्क ये होता है कि फ़ास्टिंग में आपको 8 आवर्स फास्टिंग ज़रूरी होती है, लेकिन रैंडम में 8 आवर फास्टिंग ज़रूरी नहीं होती। आप किसी टाइम भी सैंपल ले सकते हैं। और जो ये ओरल टॉलरेंस ग्लूकोज टेस्ट है, ये आप पहले 75 ग्राम्स ग्लूकोज पेशेंट को देते हैं और उसके बाद आप ग्लूकोज के लेवल को मेजर करते हैं, ठीक है। और ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज आगे बाइंड कर जाता है, ठीक है। इसका लेवल भी आपको पता होना चाहिए कि प्री डायबिटिक में कितना होता है और डायबिटिक में कितना होता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ग्लूकोज के लेवल को कौन मेंटेन करता है? 2 हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं कि ये ग्लूकोज की सिंथेसिस को, ग्लूकोज के अपटेक को और यूटिलाइजेशन, 3 स्टेप्स हैं, ये इनको रेगुलेट करते हैं और इस तरह से ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करेंगे, ठीक है। अब फास्टिंग में ग्लूकोज के साथ क्या होगा, और जब हम लोग खाना खाएंगे तो उसके बाद ग्लूकोज के साथ क्या होगा, ये मैं आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले तो देखें कि ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो 3 स्टेप्स के ऊपर रेगुलेट होता है। एक हमारे पास उसकी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज के लेवल पे, ठीक है। सेकेंड हमारे पास अपटेक ऑफ ग्लूकोज के लेवल पे, एंड थर्ड इज़ ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन के लेवल पे। और इन सारे स्टेप्स को 2 हार्मोन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं, एक इंसुलिन एंड सेकेंड इज़ ग्लूकागॉन, ठीक है। अब जब भी फास्टिंग में हम होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, फास्टिंग में आपको पता है जब हम लोगों ने खाना नहीं खाया हुआ तो इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। जब इंसुलिन कम हो जाता है तो एज ए रिज़ल्ट ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने खाना नहीं खाया हुआ, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, तो इंसुलिन हमेशा तब आती है जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन इस केस में ग्लूकोज का लेवल कम है, इसीलिए ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है जो कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है। कैसे वो कोशिश करता है? बाय इंक्रीजिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, कि ग्लूकोज को वो एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू बढ़ाता है और दूसरा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिन को तोड़ता है। तो ये 2 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू फास्टिंग ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट किया जाता है। अब जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो फॉलोइंग मील क्या होता है हमारे पास, फॉलोइंग मील क्या होगा कि खाना खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाएगा। अब जब इंसुलिन बढ़ेगा तो इंसुलिन क्या करता है, वो ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर पड़ी है ना, इस तरह से ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ये हमारे पास सेल्स हैं। तो जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर पड़ी है, इंसुलिन क्या करता है, ये उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेज देता है, ठीक है। इनकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, तो इट डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ठीक है। अब हम लोगों ने हमेशा एक चीज़ पढ़ी है कि इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ाता है। इसका मतलब कि इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड में कम करता है, बॉडी से नहीं निकालता, बल्कि वो ब्लड से उसको सेल्स के अंदर भेज देता है, ठीक है, ताकि वो अंदर जाके मेटाबोलाइज हो और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करें इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। और फास्टिंग में ग्लूकोज चूँकि ब्लड में कम होता है, इसीलिए यहाँ पे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाया जाता है। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स में से निकाल के ग्लूकोज को वापस ब्लड के अंदर लाया जाता है। तो होप सो कि अब ये बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी।
नेक्स्ट इज़ रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन रिलीज़। तो इंसुलिन रिलीज़ को हम लोग किस तरह से रेगुलेट करते हैं ये मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। सबसे पहले तो इंसुलिन आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे बनती है। वो बनती है बीटा सेल्स के अंदर, ठीक है, बीटा सेल्स में। अब ये इंसुलिन जो सबसे पहले है हमारे पास प्रिकर्सर फॉर्म में बनती है, ठीक है, मीन्स कि बहुत इमेच्योर इंसुलिन बनती है। लेटर ये हमारे पास, चूँकि ये एक प्रोटीन है तो ये टूटती है और हमारे पास एक मैच्योर इंसुलिन बनाती है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास सी पेप्टाइड बनाती है। इंसुलिन, ये सारी मैं इंसुलिन की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि इंसुलिन बीटा सेल से प्रिकर्सर फॉर्म में रिलीज़ होती है, ठीक है, इसको हम प्रो इंसुलिन भी कहते हैं। लेटर इसकी प्रोटियोलाइसिस होती है इस प्रोटीन की और इससे सी पेप्टाइड और मैच्योर इंसुलिन बनती है। और ये दोनों के दोनों, ये सी पेप्टाइड है और ये मैच्योर इंसुलिन है, ये एक ही ग्रैन्यूल के अंदर स्टोर होते हैं इन बीटा सेल्स, ठीक है। ये बीटा सेल्स के अंदर इस तरह से, ये एक सेल है, बीटा सेल है, ठीक है, इस बीटा सेल के अंदर ये हमारे पास ग्रैन्यूल के अंदर इंसुलिन स्टोर हो जाएगी और उसके साथ सी पेप्टाइड भी होगा। जब भी खाना खाएंगे इंसुलिन रिलीज़ होगी, साथ में सी पेप्टाइड भी रिलीज़ होगा। और ये सी पेप्टाइड का कोई फंक्शन नहीं होता सिवाय इसके कि इससे हम इंसुलिन की रिलीज़ को देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। बेसिकली हम इंसुलिन को मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हम सी पेप्टाइड को मेजर करते हैं। तो इससे हम लोग को पता लगता है कि इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि ये उतना ही रिलीज़ होगा जितना कि साथ में इंसुलिन, क्योंकि ये एक ही ग्रैन्यूल के अंदर होते हैं। जब भी डीग्रैन्युलेशन होती है तो सी पेप्टाइड भी साथ ही रिलीज़ होता है, उससे हम इंसुलिन के रिलीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कि इसको हम कैसे इंसुलिन रिलीज़ को मेजर करते हैं, बाय सी पेप्टाइड। अब इंसुलिन सिंथेसिस का स्टिमुलस क्या है, इट इज़ ग्लूकोज। अब ये वाली डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए कि इंसुलिन किस तरह से बनता है और किस तरह से रिलीज़ होता है। नॉर्मली ये इस बन के ये सेल्स के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, जो मैंने आपको अभी बताया कि उन ग्रैन्यूल्स के अंदर सी पेप्टाइड और इंसुलिन है, ये वो ग्रैन्यूल है, इसके साथ यहाँ पे सी पेप्टाइड भी होगा। अब ये सब सिग्नलिंग मैकेनिज़्म है, ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इंसुलिन कब रिलीज़ होगा, ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है। इंसुलिन के रिलीज़ का जो स्टिमुलस है वो ग्लूकोज है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ बीटा सेल। जब भी ग्लूकोज आता है तो ये हमारे पास बीटा सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, इंसुलिन इसके साथ बाइंड करेगा। इनके साथ बाइंड करने के बाद जो है वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जब भी ग्लूकोज सेल्स के अंदर आएगा तो वो सिग्नल उसने बेसिकली देना है बीटा सेल्स को कि वो इंसुलिन रिलीज़ करें। तो जैसे ही वो सेल्स के अंदर आएगा तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज पड़े होंगे, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके एटीपी बनाएगा। ये एटीपी क्या करेगा, यहाँ पे एक पोटाशियम चैनल होता है, ये एटीपी इस पोटाशियम चैनल को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। ये पोटाशियम चैनल, आपको एक चीज़ पता होगी कि सेल के अंदर पोटाशियम का लेवल ज़्यादा होता है और सेल के बाहर सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है। और जब भी पोटाशियम चैनल्स इनहिबिट होंगे तो क्या होगा कि पोटाशियम सेल के अंदर आएगा नहीं, और सोडियम तो आपको पता है कि सेल वो इजीली आ जाएगा, बिकॉज सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली, ठीक है, जब सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि जो सेल है वो एक्टिव स्टेट में होगा, मींस के डीपोलराइज होगा। और जब डीपोलराइज होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो कैल्शियम है वो कैल्शियम चैनल के थ्रू सेल के अंदर आएगा। और ये कैल्शियम जो है वो आपको अपने ये पहले सारा मैकेनिज़्म पढ़े हुए हैं कि ये कैल्शियम जो सेल के अंदर सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स हैं उनको सेल से बाहर रिलीज़ करवाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जैसे ही सेल की डीपोलराइजेशन हुई तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा और वो ग्रैन्यूल्स को सिक्रीट करवाएगा। तो ग्रैन्यूल्स, इसके अंदर हमारे पास इंसुलिन भी है और सी पेप्टाइड भी है। तो ये हमारे पास सी पेप्टाइड से हम इंसुलिन रिलीज़ को मेजर करेंगे और ये इंसुलिन है, ठीक है। अब आप अपनी बुक में देखो
कि जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा, ये बीटा सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर ग्लूकोज मेटाबोलाइज होकर एटीपी बनाएगा, वो एटीपी पोटाशियम चैनल को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, और जब डीपोलराइजेशन होगी तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा और अल्टीमेटली ग्रैन्यूल्स सिक्रीट होंगे, ठीक है। सबसे पहले जो इंसुलिन सिक्रीट होता है वो प्री फॉर्म्ड फॉर्म में जो पड़ा होता है वो सिक्रीट होता है, लेटर ऑन ये इंसुलिन दोबारा से बनता है, ठीक है। अब ये इंसुलिन के ये सारे के सारे ये सब स्टेप्स बताए हुए हैं, ये जितने भी हैं ना, ये पोटाशियम चैनल को इनहिबिट करेगा, उसके बाद ये क्या होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा और इंसुलिन रिलीज़ होती है आइदर पैसिवली और एक्टिवली, ठीक है। अब एक चीज़ है कि इंसुलिन रिलीज़ एक हार्मोन की वजह से होती है एंड दिस हार्मोन इज़ कॉल्ड इंक्रेटिन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपने समझना है कि इंक्रेटिन क्या होता है। अब मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जब भी हमने मील लिया तो एक तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है और वो डायरेक्ट बीटा सेल्स के अंदर जाके इंसुलिन रिलीज़ करवाता है, ठीक है। एक तो स्टेप हो गया ये वाला। दूसरा, जब हम लोग मील लेते हैं तो वो जो ग्लूकोज है उसके रिस्पॉन्स में इंक्रेटिन हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। ये इंक्रेटिन क्या करते हैं, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा ये हमारे पास स्टमक की जो एम्पटिंग है उसको स्लो करते हैं, स्टमक की एम्पटिंग को स्लो करते हैं, मीन्स कि जल्दी से स्टमक को खाली नहीं होने देते। तो अब ये सारे स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिए, ये मैंने आपको पहले यहाँ पे बताए हैं कि किस तरह से जब हम लोगों ने खाना खाया ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो किस तरह से वो सेल्स के अंदर जाके बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज़ करवा के लाता है। बट एक और तरीका है कि जब हमने खाना खाया तो उसके रिस्पॉन्स में इंक्रेटिन हार्मोन्स बनते हैं। अब दो तरह के इंक्रेटिन हार्मोन्स होते हैं, एक होता है हमारे पास, एक को हम कहते हैं GIP, ठीक है। ये है ग्लूकोज इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, एक होता है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। ये दो इंक्रेटिन हार्मोन्स हैं, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होते हैं और ये डिस्टल इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये इसको इजी तरीका इसका याद करने का, ये हमारे पास कौन से सेल से प्रोड्यूस होते हैं, ये इंटेरो एंडोक्राइन सेल से, जिनको हम के सेल्स भी कहते हैं, और जो दूसरे वाले हैं वो हमारे पास एल सेल से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये के सेल और ये एल सेल, देखो GLP, तो ये एल सेल से प्रोड्यूस होता है, और ये आप याद कर लेना कि ये के सेल से प्रोड्यूस होता है। अब ये इंक्रेटिन एक तो ये सेल्स के अंदर जाता है और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और दूसरा ये हमारे पास स्टमक को एम्पटी नहीं होने देता, ठीक है, स्टमक की एम्पटिंग को डिले करता है। इट मीन्स कि ऐसे लगता है जैसे हमारा पेट भर गया है, ठीक है। तो जो सैटिस्फाइड की फीलिंग होती है ना वो हमारे पास इंक्रेटिन की वजह से होती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें जब लगना शुरू हो जाता है कि हमारा पेट भर गया है तो इट इज़ ड्यू टू इंक्रेटिन, और ये दो हार्मोन्स हैं उनकी वजह से होता है, और ये हार्मोन्स इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये जो खाने के रिस्पॉन्स में इंक्रेटिन जो प्रोड्यूस हुआ है इसको हम लोग इंक्रेटिन इफ़ेक्ट कहते हैं। जब भी डायबिटीज़ होती है ना तो यहाँ भी बुक के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ लिखी हुई है, वही मैं आपको समझाने लगी हूँ कि जब डायबिटीज़ होती है तो जो इंक्रेटिन इफ़ेक्ट है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। इंक्रेटिन इफ़ेक्ट कम हो जाता है, इसलिए हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा पेट भर गया है, हम खाते रहते हैं अल्टीमेटली हमारा वेट गेन हो जाता है, ठीक है। तो डायबिटीज़ में इंक्रेटिन इफ़ेक्ट कम हो जाता है। अब इस इंक्रेटिन इफ़ेक्ट को एफिशिएंट बनाने के लिए हम डिफरेंट ड्रग्स लेते हैं, और इसके लिए हम डिफरेंट कोशिश करते हैं ताकि इंक्रेटिन इफ़ेक्ट हो, इंसुलिन रिलीज़ हो, और वो इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करके ग्लाइसीमिक इफ़ेक्ट को कंट्रोल करें, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ नई ड्रग्स आई हैं इस इंक्रेटिन की वजह से, GLP-1 मिमेटिक एगोनिक्स या इसके मिमेटिक्स, ठीक है, इसको हम एगोनिस्ट भी कह सकते हैं। तो GLP-1 एगोनिस्ट ये एक तो ड्रग है,
जो हम यूज़ करते हैं ये क्या करती है, ये GLP-1 इंक्रेटिन के लेवल को बढ़ाती है, और जब ये लेवल बढ़ता है तो सेटाइटी होती है। मीन्स कि खाना खाने के बाद एक तो इंसुलिन का लेवल भी बढ़ेगा और पेट भी भर जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरे हम लोग कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, DPP-4। DPP-4 क्या है, इट इज़ इनहिबिटर ऑफ दिस इंक्रेटिन। तो ये इंक्रेटिन को इनहिबिट करता है। अब हम लोगों ने इंक्रेटिन का लेवल को बढ़ाना है तो हम DPP-4 इनहिबिटर्स देते हैं ताकि इंक्रेटिन इफ़ेक्ट बढ़े, ठीक है। तो इसको मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देती हूँ कि ये क्या है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ता है, और वो ग्लूकोज़ क्या करता है, वो बीटा सेल से इंसुलिन या तो खुद रिलीज़ करवाता है या इंक्रेटिन को स्टिमुलेट करता है। दो तरह के इंक्रेटिन होते हैं जो कि इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होते हैं, GIP और GLP-1, ठीक है। ये दोनों इंक्रेटिन एक तो इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं, दूसरा स्टमक की एम्पटी को डिले करते हैं, हमें लगता है हमारा पेट भर गया है। लेकिन डायबिटीज़ में ये जो इंक्रेटिन इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें पता नहीं लगता कि हमारा पेट भरा है या नहीं। इसलिए हम लोग डिफरेंट अब ड्रग्स देते हैं ताकि इंक्रेटिन के इफ़ेक्ट को बढ़ाया जा सके और वेट को लूज़ किया जा सके। तो GLP-1 एगोनिस्ट और DPP-4 इनहिबिटर्स देते हैं। अब आप पूछोगे कि DPP-4 क्या है। ये जो इंक्रेटिन्स एक दफ़ा रिलीज़ हुए हैं तो उनको अब हमने इनहिबिट भी करना है। तो ये DPP-4 बेसिकली इट इज़ इनहिबिटर ऑफ इंक्रेटिन, ये इंक्रेटिन को डिग्रेड कर देता है। तो हम इसका इनहिबिटर दे देते हैं ताकि इंक्रेटिन डिग्रेड ना हो और वो अपने एक्शन को परफॉर्म करते रहें। नेक्स्ट आ जाता है इंसुलिन एक्शन एंड इट्स सिग्नलिंग पाथवे। इंसुलिन का जो एक्शन है वो ज़्यादातर मसल्स पे और लिवर के ऊपर होता है। इंसुलिन ने बेसिकली ग्लूकोज के लेवल को कम करना है। क्या कैसे करेगा कि ये सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेज देगा। मेनली ये लिवर और स्केलेटल मसल्स के अंदर ये इंसुलिन ग्लूकोज को भेज देगा। तो ये उसका अपटेक करवाएगा ग्लूकोज का, वहाँ से ग्लाइकोजन बनाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएगा। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जो इंसुलिन है इट इज़ एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक आपको पता है कि जो सिंथेसिस करता है और कैटाबॉलिक मीन डिग्रेडेशन करता है। तो इंसुलिन इज़ एनाबॉलिक हार्मोन, ये प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज करवाएगा, फैट्स भी, और इसके अलावा ये हमारे पास ग्लाइकोजन भी सिंथेसाइज करवाएगा, ठीक है। ना सिर्फ स्ट्राइएटेड मसल्स में बल्कि लिवर के अंदर भी ये ग्लूकोज के लेवल को ग्लूकोज से ग्लाइकोजन भी बनाएगा, अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स, और लिपिड्स भी हमारे पास बनाएगा फैटी एसिड्स के थ्रू। तो एक तो इसका ये हमारे पास इंसुलिन का एक्शन हो गया मेटाबॉलिक फंक्शन, ठीक है। ये है हमारे पास इसका मेटाबॉलिक। दूसरा इंसुलिन का एक और फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं माइटोजेनिक फंक्शन। माइटोजेनिक मीन्स कि ये सेल्स की ग्रोथ भी करवाता है, ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म करके ग्लूकोज, अमाइनो प्रोटीन्स और लिपिड्स को बनाता है बल्कि ये सेल्स की ग्रोथ भी करता है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास लिपिड्स को स्टोर करता है और उनकी डिग्रेडेशन को रोकता है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है और उनकी डिग्रेडेशन को रोकता है। इसके अलावा इसका माइटोजेनिक इफ़ेक्ट भी है, मीन्स कि ये सेल्स की ग्रोथ करता है, सेल्स की सिंथेसिस करता है बाय सिंथेसाइजिंग देयर DNA, ठीक है। अब इंसुलिन की सिग्नलिंग किस तरह से होती है कि इंसुलिन सेल्स के अंदर जाके किस तरह से मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है। अब यहाँ पे एक ये वाला मेटाबॉलिज्म है और एक ये वाला है, आपने इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। ये वाला हमारे पास बीटा सेल्स के अंदर किस तरह से इंसुलिन रिलीज़ होती है, ये हमारे पास बीटा सेल्स हैं, ठीक है। ये पैंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं। और ये वाला हमारे पास पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं। देखो ना, ये टारगेट ऑर्गन्स कि किन किन ऑर्गन्स के ऊपर इंसुलिन जाके एक्ट करती है और वो कैसे करती है। तो जो टारगेट ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स लगे होते हैं। इन रिसेप्टर्स के ऊपर इंसुलिन जाके बाइंड करती है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन भी होती है और इंट्रा सेलुलर डोमेन भी होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के साथ जाके इंसुलिन बाइंड करती है और इसके रिस्पॉन्स में इंट्रा सेलुलर डोमेन एक्टिवेट होती है। इसके पास कुछ टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। जब ये डोमेन एक्टिवेट होती है और इसकी ऑटो फॉस्फोराइलेशन होती है तो उसके रिस्पॉन्स में बहुत सारे एक सिग्नलिंग कैस्केड है, उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है और वो एक्टिवेट होता है। ना सिर्फ IRS प्रोटीन्स बल्कि
GAB प्रोटीन और GBL प्रोटीन, इन सब प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है। जब इन सब प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन होती है, इसके रिस्पॉन्स में सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। ये पाथवेज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक मैक के पाथवे, जिसमें एक BRAF का वर्ड भी आता था, ये मैं ऑलरेडी आपको थायराइड में बता चुकी हूँ। और ये वाला PI3 के AKT पाथवे, ये बेसिकली सिग्नलिंग पाथवे हैं। ये थायराइड या इंसुलिन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये बल्कि जिस तरह से आप देखो स्टीरॉयड मैकेनिज़्म तो सेम ही है। अब कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो उसको फॉलो करते हैं, बिल्कुल ये सिग्नलिंग मैकेनिज़्म एक ही है। कुछ हार्मोन्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं, थायराइड भी और इंसुलिन भी, ठीक है। तो ये AKT अब ये जब बनता है सिग्नलिंग, तो ये क्या करेगा, ये डिफरेंट प्रोटीन्स बनाएगा और वो अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या हैं? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड डिक्रीज डिग्रेडेशन। और माइटोजेनिक फंक्शन सेल की ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। अब इन सब के रिस्पॉन्स में होता क्या है कि अब बेसिकली इंसुलिन ने सेल्स के अंदर ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाना है। तो ये जो सिग्नलिंग पाथवे की एक प्रोटीन है, उसने क्या किया, उसने हमारे पास मेटाबॉलिक और माइटोजेनिक फंक्शंस परफॉर्म किए। और इसके एक इंटरमीडिएट ने क्या किया, इन सेल्स के अंदर GLUT4 वेसिकल्स के अंदर पड़ा हुआ था, उस GLUT4 को मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट करवाया ताकि ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर है वहाँ से सेल्स के अंदर आए और आके अपना फंक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये वाला पाथवे सारा समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप एक दफ़ा इसको समझ लोगे तो बहुत ईजी है। ये टारगेट ऑर्गन्स के अंदर होता है। मैं फिर भी आपको एक बार ड्रॉ करके इसको दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास टारगेट ऑर्गन्स के अंदर बीटा सेल्स से यहाँ से इंसुलिन आया, ठीक है। ये इंसुलिन अब टारगेट के ऊपर जाके अपने रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा। ये इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है और ये इंट्रा सेलुलर डोमेन। जब इंसुलिन बाइंड करेगा, इंट्रा सेलुलर डोमेन एक्टिवेट होगी, उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी। तो जितनी प्रोटीन्स है ना, IRS प्रोटीन्स हो गई और GAB प्रोटीन हो गई, सबकी फॉस्फोराइलेशन कर देगा, ठीक है। जब सबकी फॉस्फोराइलेशन करेगा तो अल्टीमेटली 2 सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट होंगे, AKT पाथवे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कौन सा पाथवे है, MAC-ERK पाथवे, ठीक है। ये दोनों पाथवेज जब एक्टिवेट होते हैं तो एज ए रिज़ल्ट डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं और वो हमारे पास इसके मेटाबॉलिक और माइटोजेनिक फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो एक तो इंसुलिन का मेटाबॉलिक और माइटोजेनिक फंक्शंस थे, दूसरा पेरिफेरल सेल्स के अंदर GLUT4 जो है ना, वो हमारे पास वेसिकल्स के अंदर पड़ा होता है। तो जब तक उसको सिग्नल नहीं जाएगा वो मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट नहीं होगा। तो ये AKT उसको सिग्नल देता है कि वो जाके मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो जाए और इसके रिस्पॉन्स में जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम कैसे करता है। ये उसको सेल्स के अंदर लेके आता है, ठीक है। ब्लड से जो सेल्स हैं ये सेल्स के अंदर उसको भेज देता है। कैसे? ये GLUT4 जो सेल्स के अंदर पड़ा है ये उसको मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट करवाता है। इसके थ्रू जो हमारे पास ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और एज ए रिज़ल्ट ये ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है और फिर ये अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है।